गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने बात की थी प्रोपोगेशन ऑफ वेव्स इन वेव गाइड। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे प्रोपोगेशन ऑफ टीएम वेव्स इन रेक्टेंगुलर वेव गाइड। देखिए टीएम वेव्स का मीन होता है ट्रांसवर्स मैग्नेटिक वेव्स इन विच z component of magnetic field means hz will be 0 but ez will not be equal to 0। सो आज के इस लेक्चर में हम किसी रेक्टेंगुलर वेव गाइड के लिए टीएम वेव्स के केस में उसके इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के कंपोनेंट्स को फाइंड आउट करेंगे। सो सबसे पहले हम बात करते हैं कि किसी टीएम वेव के लिए एज पर डेफिनेशन z कंपोनेंट ऑफ h मीन्स hz विल बी इक्वल टू 0 बट Ez will not be equal to 0। सो इस केस में जब हम बात कर रहे हैं टीएम वेव की तो उसके लिए वेव इक्वेशन दी जाती है del 2 Ez over del x स्क्वायर प्लस del 2 Ez over del y स्क्वायर प्लस h स्क्वायर Ez इज इक्वल्स टू द 0। देखिए वेव इक्वेशन हमने प्रीवियस क्लास में प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस की थी। सो हमने यहाँ पर डायरेक्टली यूज में लिया है वेयर h स्क्वायर इज इक्वल्स टू द गामा स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर म्यू एप्सिलॉन। सो इस केस में हमारे पास में यह एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन आती है। जब हम इस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं सो हमें उस केस में अलग अलग फील्ड कंपोनेंट्स की वैल्यू फाइंड आउट होगी लाइक Ex, Ey, Hx और Hy। देखिए हम ये जानते हैं वेरी वेल नो कि किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं और हर डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड का और मैग्नेटिक फील्ड का कंपोनेंट एग्जिस्ट करता है। तो टोटल 6 कंपोनेंट्स एग्जिस्ट करते हैं बट क्योंकि हम टीएम मोड की बात कर रहे हैं तो टीएम मोड में Hz कंपोनेंट 0 हो जाएगा। सो टोटल 6 कंपोनेंट्स में से 5 कंपोनेंट्स रिमेनिंग रहते हैं और उन 5 कंपोनेंट्स को हम यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे विद सॉल्विंग दिस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो सबसे पहले हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। इस इक्वेशन को हम यहाँ सॉल्व कर रहे हैं बाय द सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मेथड। चरों के पृथक्करण की विधि से हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। सो देखिए हमने इस इक्वेशन का सॉल्यूशन यहाँ पे लिखा है Ez दैट इज इक्वल्स टू द xy। यहाँ पे जो x है ये कंप्लीट प्योर x वैल्यू का फंक्शन है, x कोऑर्डिनेट का फंक्शन है और जो y है कैपिटल Y वो प्योरली y कोऑर्डिनेट का फंक्शन है और साथ ही x और y दोनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं। सो व्हेन वी आर यूजिंग Ez is equals to the xy in the part of this equation like del 2 Ez over del x square, then it could be written as del 2 over xy into upon del x square। जब हम इसको ओपन करते हैं then we get y del 2x over del x square। Similarly for the case of the del 2 Ez over del y square we get x del 2 y over del y square। इन वैल्यूज को जब हम इक्वेशन नंबर 15 में यूज करते हैं, जब इक्वेशन नंबर 15 में जब हम इन्हें पुट करते हैं इस वाली इक्वेशन में देन वी गेट इक्वेशन नंबर 17। इस इक्वेशन को हमने डिवाइड किया है एक्स वाई से। सो उस केस में हमें कंप्लीटली एक्स और वाई इन दो के फंक्शन की फॉर्म में एक डिफरेंशियल इक्वेशन मिलती है लाइक 1/x del 2x over del x स्क्वायर प्लस 1/y del 2y over del y स्क्वायर प्लस h स्क्वायर इज इक्वल्स टू द 0। सो वी कैन सी दैट इन दिस पार्ट दिस टर्म इज ओनली द प्योर फंक्शन ऑफ x कोऑर्डिनेट ओनली मीन्स 1/x del 2x over del x square is only a pure function of x y 1/y del 2y over del y square is pure function of y coordinate। सो हम ये कहते हैं कि देयर इज अनदर कांस्टेंट बिकॉज x is independent variable, y is independent variable, so each term will must be equal to a constant separately। हम यहाँ पे ये कह रहे हैं कि ये भी क्वांटिटी x का फंक्शन है, ये क्वांटिटी y का फंक्शन है। सो ये दोनों क्वांटिटी अलग अलग रूप से कांस्टेंट के इक्वल होगी। सो हमने यह कहा इसलिए क्योंकि x और y दोनों इंडिपेंडेंट वेरिएबल थे। सो 18 इक्वेशन में हमने यह कंसीडर किया है कि ये दोनों टर्म सेपरेटली एक कांस्टेंट के बराबर है मींस 1/x del 2x over del x square is equals to the minus v square and 1/y is equals to the del 2y over del y square that is equals to the minus a square। जब हमने इन वैल्यूज को इक्वेशन नंबर 18 में पुट किया
then we get minus b square minus a square plus h square equals to the 0, means h square is equals to the a square plus b square. So इक्वेशन नंबर 19 और 20 को जब हम सॉल्व करते हैं, in that case we will get the solution of these equation like x and y. So हमने सेपरेटली इक्वेशन नंबर 19 और 20 को सिंपल पार्ट ऑर्डिनरी सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन की सॉल्यूशन से जब हमने इसको सॉल्व किया तो हमें इस इक्वेशन के सॉल्यूशन से कैपिटल x की वैल्यू मिलेगी और इक्वेशन नंबर 20 से कैपिटल y की वैल्यू मिलेगी. सो हम यहाँ पे डायरेक्टली फाइंड आउट कर रहे हैं. कैपिटल x की वैल्यू आती है c1 cos bx प्लस c2 sin bx और कैपिटल y की वैल्यू आती है c3 cos ay प्लस c4 sin ay. इक्वेशन नंबर 22 और 23 की हमने इनकी नंबरिंग करी है और इस इक्वेशन में c1, c2, c3 एंड c4 आर कांस्टेंट और इन कांस्टेंट्स की वैल्यू को बाउंड्री कंडीशन के द्वारा फाइंड आउट किया जाता है एंड वी विल इवैल्यूएट दीज वैल्यूज लेटर इन दिस पार्ट. तो सबसे पहले हम ये कहते हैं कि हमने यहाँ पर एक सॉल्यूशन कंसीडर किया था क्योंकि हम बात कर रहे हैं यहाँ पर TM मोड की और TM मोड में HZ is equals to the 0 but EZ is not equals to 0. So in that case हमने यहाँ पे एज्यूम किया था EZ is equals to the XY. So हमने यहाँ पे X और Y की वैल्यू को फाइंड आउट किया है तो हम इस केस में EZ की वैल्यू लिख सकते हैं. So the complete solution of the equation number 16 is given by Ez is equals to the xy on putting the value of x and y from equation number 22 and equation number 23. Then we get z component of the electric field, that is equals to the c1 cos bx plus c2 sin bx multiplied by c3 cos ay plus c4 sin ay. यहाँ पर अभी हमने Ez कंपोनेंट फाइंड आउट किया है और प्रीवियस लेक्चर में हमने Hz और Ez की वैल्यूज के द्वारा हमने रिमेनिंग 4 फील्ड कंपोनेंट्स को फाइंड आउट किया था. सो अब हम यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में बाउंड्री कंडीशंस यूज में लेंगे. देखिए यहाँ पर आप फिगर देख रहे हैं. इस फिगर में यह एक रेक्टेंगुलर वेवगाइड है. इस रेक्टेंगुलर वेवगाइड में यह इसकी ब्रेथ है अलोंग x डायरेक्शन, विड्थ है अलोंग y डायरेक्शन, दैट इज b, ब्रेथ इज a, z इज द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन. सो हम ये कहते हैं कि रेक्टेंगुलर वेवगाइड की जो एंटायर सरफेस होती है दैट एक्ट्स एज अ शॉर्ट सर्किट और ग्राउंड इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए वो शॉर्ट सर्किट का काम करती है. सो हम यह कहते हैं कि जो EZ है दैट विल बी 0 और अलोंग द बाउंड्री वॉल ऑफ द वेवगाइड. सो वेवगाइड की कंप्लीट बाउंड्री वॉल्स पे EZ कंपोनेंट विल बी 0. सो हम जानते हैं बिकॉज वी आर कन्फाइंड टू आवरसेल्फ in the case of rectangular waveguide. So rectangular waveguide के केस में हमारे पास में 4 वॉल्स है और इन 4 वॉल्स के लिए यहाँ पर बाउंड्री कंडीशन दी जाएगी. बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करने का एक सिस्टमेटिक वे है. देखिए सिस्टमेटिक वे इस टाइप से है. सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं बॉटम पार्ट से. पहली बाउंड्री कंडीशन अप्लाई की जाती है इसके बॉटम पार्ट पे या बॉटम वॉल पे. सो फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन विल बी अप्लाइड ऑन द बॉटम प्लेन और बॉटम वॉल. As we have taken that Ez component will be 0 all along the boundary walls of the waveguide. So Ez component की वैल्यू 0 होगी all along the bottom wall. अब बॉटम वॉल कौन सी डायरेक्शन में है? x डायरेक्शन में. सो x डायरेक्शन में है तो x डायरेक्शन पे हम जानते हैं y कंपोनेंट की वैल्यू 0 होती है. सो हमने यह कहा है बाउंड्री कंडीशन के लिए कि Ez की वैल्यू 0 है x कोऑर्डिनेट पे और मतलब बॉटम वॉल पे, जहां पे y कोऑर्डिनेट की वैल्यू 0 है और इस पूरी वैल्यू के लिए फॉर एवरी x. और हम ये देख सकते हैं कि इस रेक्टेंगुलर वेव गाइड की जो ब्रेथ है अलोंग द x डायरेक्शन उसकी लिमिट है 0 से लेके a तक. सो क्योंकि हम यहाँ पे इस बॉटम वॉल की बात कर रहे हैं और इस बॉटम वॉल को हमने x डायरेक्शन में देखा है और x डायरेक्शन में या x एक्सिस के अलोंग y कोऑर्डिनेट की वैल्यू 0 होती है और इस रेक्टेंगुलर वेवगाइड की ब्रेथ की लिमिट है x बराबर 0 to a. सो x is varying from 0 to a but y is equals to the 0 and at these coordinates Ez will be 0.
सो ये अभी हमने बात करी है फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन की। सेकेंड बाउंड्री कंडीशन अप्लाई की जाती है बॉटम प्लेन के बाद में जस्ट लेफ्ट साइड प्लेन पे या लेफ्ट साइड वॉल पे। सो देखिए, नाउ वी विल टॉक अबाउट द लेफ्ट साइड वॉल। अब देखिए लेफ्ट साइड वॉल है y डायरेक्शन में। हम अगेन वापस यही बात करेंगे क्योंकि हम ये कह चुके हैं कि किसी भी वेवगाइड की सरफेस पर Ez की कंपोनेंट 0 होती है क्योंकि वो एक शॉर्ट सर्किट की तरह काम करता है। और y डायरेक्शन की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट लेफ्ट साइड प्लेन और लेफ्ट साइड वॉल जिस पर y कोऑर्डिनेट है और y कोऑर्डिनेट पे या y एक्सिस पे x की वैल्यू 0 होगी। सो x विल बी 0। सो हमने यहाँ लिखा है x इज इक्वल टू द 0 और इस केस के लिए y की वैल्यू की रेंज क्या है 0 से b तक। सो y इज वेरिंग फ्रॉम 0 टू b एंड x इज इक्वल टू द 0। सो इस पॉइंट पर Ez की वैल्यू 0 होगी। ये थी सेकेंड बाउंड्री कंडीशन। नाउ लेट अस टॉक अबाउट थर्ड बाउंड्री कंडीशन। थर्ड बाउंड्री कंडीशन अप्लाई की जाएगी टॉप प्लेन पे या टॉप वॉल पे। अब देखिए हम टॉप वॉल पे देख सकते हैं, टॉप वॉल की अगर हम बात कर रहे हैं तो टॉप वॉल के लिए हम देख सकते हैं y की वैल्यू b है और x की वैल्यू 0 से 1 तक है। देखिए टॉप वॉल अगेन हमारी पॉइंटेड है x डायरेक्शन में। सो x डायरेक्शन की हम लिमिट देख सकते हैं तो x की लिमिट वेरी कहां से कहां तक कर रही है 0 से लेके a तक। सो x की लिमिट है 0 से लेके a तक टॉप वॉल के लिए और इस कंडीशन में y कोऑर्डिनेट 0 नहीं होके y की वैल्यू कांस्टेंट है दैट इज b। सो इस केस में हम लिखेंगे y is equals to the b and x is varying from 0 to a and Ez is equals to the 0. So we have written in this form Ez is equals to the 0 at y equals to the b for every x ranging from 0 to a. तो सबसे पहले हम बात करेंगे बॉटम वॉल की, उसके बाद में बात की जाएगी लेफ्ट वॉल की, देन वी विल कम टू द टॉप वॉल एंड इन लास्ट वी विल कम ऑन द राइट साइड वॉल। सो देखिए राइट साइड वॉल की जब हम बात करते हैं सो ये वाली राइट साइड वॉल है, ये राइट साइड वॉल डायरेक्टेड है y डायरेक्शन में। ओके y डायरेक्शन में डायरेक्टेड है और इसका x कोऑर्डिनेट क्या है a। सो अगर हम इस इसके कोऑर्डिनेट्स की बात करते हैं राइट वॉल की, राइट साइडेड वॉल की, सो x विल बी a एंड y की लिमिट क्या चल रही है 0 से b तक, यहाँ पे हम देख सकते हैं। सो y की लिमिट है 0 से b तक और x की वैल्यू है a। सो इस केस में Ez विल बी 0। सो Ez विल बी 0 एट x इज इक्वल्स टू द a फॉर एवरी y रेंजिंग फ्रॉम 0 टू b। सो अभी यहाँ पर हमने मेन 4 बाउंड्री कंडीशंस की बात करी है। आगे हम वन बाय वन इन कंडीशंस को यूज में लेंगे टू गेट द सॉल्यूशन ऑफ z कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सबसे पहले हमने फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन यूज में ली है। सो वी हैव कंसीडर द फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन इन द इक्वेशन नंबर 24 बिकॉज वी हैव फाइंड आउट द z कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। हमें z कंपोनेंट मिल गया है इलेक्ट्रिक फील्ड का। हमारा मेन पर्पज है यहाँ पे इन 4 कांस्टेंट्स की वैल्यू को फाइंड आउट करना है एंड दीज कांस्टेंट्स आर C1, C2, C3 एंड C4। सो on applying the first boundary condition in equation number 24, that is Ez, that is C1 cos Bx plus C2 sin Bx multiplied by C3 cos Ay plus C4 sin Ay। सबसे पहले हम फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करेंगे। फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन थी बॉटम प्लेन पे और बॉटम प्लेन पे था x की वैल्यू 0 to a and y was 0. So these values will be put in these equations. So Ez की वैल्यू हमने यहाँ पे 0 पुट करी है, C1 cos Bx plus C2 sin Bx। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं y की वैल्यू 0 पुट करी है। y की वैल्यू जब हम यहाँ पे 0 पुट करेंगे sin 0 0, cos 0 की वैल्यू 1 होती है। सो इस केस में हमें क्या मिलता है यहाँ पे C3। अब यहाँ पे हमने क्योंकि रेंज की बात करी है एंड x इज रेंजिंग फ्रॉम 0 to a, सो हम उस रेंज के वैल्यू को बाद में डिस्कस करेंगे। अभी हम यहाँ पे मेनली y इज इक्वल टू द 0 की वैल्यू को हमने यहाँ पे पुट किया है। सो हमने यहाँ पे ये देखा। अब क्योंकि दिस इक्वेशन विल बी ट्रू फॉर 0 to a, रेंजिंग फ्रॉम 0 to a। सो हम ये जानते हैं कि C3 इसके मल्टीप्लाइड में आया है। सो हम ये कहते हैं कि ये जो पूरी मल्टीप्लाइड टर्म है C1 cos Bx plus C2 sin Bx could not be equal to 0। अगर ये टर्म ही 0 के इक्वल हो जाएगी तो Ez will be 0। ये दैट इज नॉट पॉसिबल क्योंकि हम TM मोड की बात कर रहे हैं और TM मोड में Hz की वैल्यू 0 होती है, Ez की वैल्यू 0 नहीं होती है।
So this quantity cannot be equal to 0. So in that case C3 will be equals to the 0. So हमने यहाँ पे इस बाउंड्री कंडीशन को अप्लाई किया, then we get the value of C3 constant that is 0. So जब हमें C3 constant की वैल्यू मिल गई है और हमने इस वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट किया, तो हमारे पास में एक सिंप्लीफाइड इक्वेशन आएगी फॉर Z कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड दैट विल बी गिवन बाय इक्वेशन नंबर 25. So let us have a look how we get simplified solution. C3 की वैल्यू जब हमने यहाँ पे 0 पुट करी है, in that case we will get Ez is equals to the C1 cos Bx plus C2 sin Bx. C3 यहाँ पे 0 हो गया है, then we will get multiplied by C4 sin Ay. So first boundary condition को apply करने के बाद we have got a simplified equation for Z component of electric field. Now we will apply second boundary condition, और second boundary condition थी on the left sided wall. Left sided wall के लिए हमारे पास में condition थी y was ranging from 0 to b and x is equals to the 0, which has been written in this side as x is equals to 0 and y is equals to the ranging from 0 to b. So in equation number 25, now we will apply this second boundary condition that is on the left sided wall. So x की वैल्यू जब हमने यहाँ पे 0 पुट करी इक्वेशन नंबर 25 में, so cos 0 is equals to the 1, so C1. sin 0 की वैल्यू 0 होती है, so C2 sin Bx 0 हो जाएगा. So in that case after applying second boundary condition we have got Ez that is equals to the 0, that is equals to the C1 C4 sin Ay. अब because we have considered that sin ay cannot be equal to 0, because अगर sin ay की वैल्यू 0 होगी तो यहीं से इक्वेशन नंबर 25 में Ez component 0 हो जाएगा, and that is not possible as per our definition that is given for TM mode. So in that case sin ay cannot be equal to 0, only and only C4 cannot be also equal to the 0, क्योंकि उस केस में भी Z की वैल्यू 0 हो जाएगी. So in that case only C1 can be equal to 0. So जब C1 की वैल्यू इक्वल्स टू 0 आई है, so उस केस में हमने इस वाली क्वांटिटी को इक्वेशन नंबर 25 में यूज में लिया, तो एक हमारे पास में एक सिंप्लीफाइड इक्वेशन आती है. 25 इक्वेशन में हमने जब सेकेंड बाउंड्री कंडीशन से जो कंक्लूजन आया है, उस कंडीशन को जब हमने इक्वेशन नंबर 25 में अप्लाई किया, दैट इज C1 इक्वल्स टू द 0, देन वी गेट C2 sin Bx मल्टीप्लाइड बाय C4 sin Ay. हमारे पास में एक और सिंप्लीफाइड फॉर्म में इक्वेशन आई है. नाउ वी विल प्रोसीड फॉर आवर थर्ड बाउंड्री कंडीशन. थर्ड बाउंड्री कंडीशन इज फॉर द टॉप वॉल, और टॉप वॉल की कंडीशन थी x is equals to the ranging from 0 to a and y is equals to the b. So in that case अब इक्वेशन नंबर 26 में हम y की वैल्यू पुट करेंगे b. So y जब हमने इक्वेशन नंबर 26 में y की वैल्यू पुट करी b और Ez कंपोनेंट को 0 के इक्वल लिया, so Ez will be 0, C2 C4 sin Bx sin a, y की जगह यहाँ पर हम पुट करेंगे b, स्मॉल b. So हमने जब इस बाउंड्री कंडीशन को यूज में लिया एंड इट इज इक्वेटेड टू इक्वल 0. सो देखिए C2 C4 sin Bx, ये पूरी क्वांटिटी तो 0 के इक्वल हो ही नहीं सकती है, क्योंकि C2 C4 sin Bx में से अगर कुछ भी 0 के बराबर हुआ, तो उस केस में Ez की वैल्यू अपने आप 0 हो जाएगी, एंड दैट इज नॉट एट ऑल पॉसिबल. So these quantities cannot be equal to 0 in this equation, so we have taken sin AB will be equal to the 0. So हमने कंसीडर किया है sin AB की वैल्यू 0 के इक्वल होगी. So when sin AB equals to the 0, और किसी भी क्वांटिटी के साइन की वैल्यू 0 कब होती है, when that coefficient will be the multiple of pi. So जैसे हम जानते हैं sin पाई की वैल्यू 0 होती है, sin 2 पाई 0 होता है. So इस प्रकार से हम ये बोलेंगे कि जब AB पाई के मल्टीपल में होगा तब इसकी वैल्यू 0 होगी, जहां पर n कोई इंटीजर नंबर है. So we have considered that AB is equals to the n pi. So यहाँ से हमने कैपिटल A की वैल्यू फाइंड आउट करी है, that is n pi upon b. So अभी हमने यहाँ पे बैक टू बैक फर्स्ट सेकेंड और थर्ड बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करी है. आगे हम प्रोसीड करेंगे फोर्थ बाउंड्री कंडीशन के लिए. सो फोर्थ बाउंड्री कंडीशन हमने अप्लाई की थी फॉर राइट साइडेड वॉल, और राइट साइडेड वॉल के लिए बाउंड्री कंडीशन थी x is equals to the a and y is ranging from 0 to b.
सो अगेन हम इक्वेशन नंबर 26 में जब ये बाउंड्री कंडीशन को अप्लाई करेंगे दैट इज एट x इज इक्वल्स टू द a। सो हमने यहाँ पे इक्वेशन नंबर 26 में x की जगह पर a पुट किया दैट इज c2 c4 sin ba sin ay अगेन एंड ez कंपोनेंट इज इक्वेटेड टू 0। सो हमने जब इसको 0 के इक्वल पुट किया सो अगेन हम देखते हैं कि c2 sin c4 sin ay C2 C4 sin ay की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं हो सकती है और जब हमने x की वैल्यू को यहाँ पे a के बराबर पुट किया है देन वी हैव गॉट इट sin ba। सो sin ay भी 0 नहीं होगा, C2 भी 0 नहीं होगा, C4 will also not equal to 0, that case only sin of ba will be equal to 0। सो जब sin ba की वैल्यू 0 के बराबर आती है सो अगेन हम यही डिस्कस करेंगे किसी भी क्वांटिटी के साइन की वैल्यू 0 कब होती है, जब वो उसके पाई का इंटीजर मल्टीपल होता है। सो ba विल बी इक्वल टू द m पाई वेयर m इज इंटीजर। सो यहाँ से अगेन हमें b की वैल्यू मिलती है b इज इक्वल टू द m पाई अपॉन a। सो बाउंड्री कंडीशन जब हमने अप्लाई की है सो हमारे पास में यहाँ तक एक सिंप्लीफाइड सॉल्यूशन आया था इक्वेशन नंबर 26 तक और उसके बाद में रिमेनिंग टू बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करने के बाद में वी हैव गॉट द वैल्यूज ऑफ a एंड b। सो जब हम इन वैल्यूज को इक्वेशन नंबर 26 में पुट करते हैं सो वी विल गेट Ez दैट इज इक्वल टू द C2 C4 sin ऑफ m पाई x अपॉन a एंड sin ऑफ n पाई y अपॉन b। सो वी हैव गॉट द z कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। सो Ez will be the C2 C4 sin of m पाई x अपॉन a sin of n पाई y अपॉन b। यहाँ पर हमने e की पावर माइनस ऑफ गामा z इंटू e की पावर j ओमेगा t को मल्टीप्लाई किया है। देखिए e की पावर माइनस गामा z इज अ प्रोपोगेशन अलोंग z डायरेक्शन। ये कंपोनेंट बता रहा है z डायरेक्शन में माइक्रोवेव के प्रोपोगेशन को एंड e रेज टू द पावर प्लस j ओमेगा t इज शोइंग द साइनोसॉइडल वेरिएशन विद रिस्पेक्ट टू द t। सो अगेन वी वुड सी दैट c2 एंड c4 आर मल्टीप्लाइड विद ईच अदर। सो दिस इज सम अनदर कांस्टेंट और इसको हमने c के इक्वल कंसीडर किया है। So finally we have got the z component of electric field that is Ez that is c sin of m pi x upon a sin of n pi y upon b e raised to the power j omega t minus gamma z। प्रीवियस लेक्चर में हमने Ez और Hz के कंपोनेंट के द्वारा 4 मीन्स Hx, Hy और Ex और Ey के लिए हमने 4 इक्वेशंस डिराइव की थी। जब हम उन इक्वेशन में इस कंपोनेंट को यूज करेंगे देन विल गेट द रिमेनिंग 4 कंपोनेंट्स। देखिए हमने लास्ट क्लास में निकाला था Ex के लिए हमारे पास में ये इक्वेशन आई थी। हमने प्रीवियस लेक्चर में इक्वेशन नंबर 11 से लेकर 11-14 तक 4 इक्वेशंस फाइंड आउट की थी। जब हम उन इक्वेशन को यूज में लेंगे लाइक Ex की वैल्यू आई थी माइनस गामा अपॉन एच स्क्वायर डेल Ez ओवर डेल एक्स माइनस j ओमेगा म्यू अपॉन एच स्क्वायर डेल hz ओवर डेल y एंड वी आर टॉकिंग अबाउट Tm मोड और Tm मोड के लिए hz की वैल्यू होती है 0। सो इस इक्वेशन में hz की वैल्यू अपने आप 0 हो जाएगी। रिमेनिंग कंपोनेंट वी विल गेट माइनस गामा अपॉन एच स्क्वायर डेल Ez ओवर डेल x। Ez की वैल्यू हमें पता है ऊपर, वहां से हमने Ez की वैल्यू को डिफरेंशिएट किया और डिफरेंशिएट करके इस इक्वेशन में पुट किया देन वी हैव गॉट द इक्वेशन नंबर 30। सो फाइनली हमारे पास में Ex कंपोनेंट आ गया है। सिमिलरली Ey कंपोनेंट के लिए हमने प्रीवियस लेक्चर में एक इक्वेशन फाइंड आउट की थी। सो अगेन Hz कंपोनेंट 0 जब हम यहाँ पे पुट करेंगे देन वी विल गेट द y कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। सो अगेन जब हमने Ez कंपोनेंट का y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया सो वी हैव गॉट द y कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। सिमिलरली Hx कंपोनेंट के लिए इक्वेशन थी इक्वेशन नंबर 13 इन प्रीवियस लेक्चर विच आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। उस इक्वेशन में Hz कंपोनेंट की वैल्यू 0 होगी एंड Ez कंपोनेंट होगा और Ez कंपोनेंट का जब हम y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे देन वी विल गेट द x कंपोनेंट ऑफ h। सिमिलरली फॉर Hy we have used this equation and calculated Hy component। So mainly अभी हमने यहाँ पर बात करी है propagation of TM modes in rectangular waveguide। रेक्टेंगुलर वेवगाइड में हमने TM मोड जिसके लिए Hz की वैल्यू 0 होती है उसके लिए हमने पहले Ez कंपोनेंट को फाइंड आउट किया, उसके बाद में बाउंड्री कंडीशंस लगाई। बाउंड्री कंडीशन लगाने के बाद में हमने Ez को एक सिंप्लीफाई फॉर्म में फाइंड आउट किया और उस Ez कंपोनेंट के द्वारा हमने रिमेनिंग 4 कंपोनेंट्स फाइंड आउट किए हैं
and those remaining components are Ex, Ey and Hx and Hy. So in the last we have written these components like Ez की वैल्यू यह हमें मिली थी where A is equals to the n pi upon B and capital B is equals to the m pi upon A, and using the Z component of electric field we have evaluated some another components like Ex, Ey, Hx and Hy. So we say जो अभी हमने इक्वेशन नंबर 34 में 5 कंपोनेंट्स फाइंड आउट किए हैं, ये सभी पैटर्न शो करते हैं रेक्टेंगुलर वेवगाइड में टीएम मोड के लिए, और ये सभी मैक्सवेल्स के इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। साथ ही यहाँ पे हमने दो टर्म्स यूज में ली है m और n। सो m यहाँ पे शो करता है स्टैंडिंग वेव इंटरफेरेंस मैक्सिमा को, जो कि एक ट्रांसवर्स कोऑर्डिनेट्स के लिए फील्ड के वेरिएशन को डिस्क्राइब कर रहे हैं। सो एंड द h स्क्वायर इज इक्वल टू द गामा स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर म्यू एप्सिलॉन, यहाँ से हमने गामा की वैल्यू निकाल सकते हैं, दैट इज इक्वल टू द h स्क्वायर, दैट इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। सो अब हम आगे प्रीवियस लेक्चर में ऑलरेडी हमने इसकी बात की थी, अब नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे बात करेंगे इसके वेरियस मोड्स के बारे में। थैंक यू।